हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में हम अगले जो टेस्ट लेने वाले हैं उसमें टॉपिक रखा गया है 13 और 14। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को आप सीधे रीड करते हो और शायद आपको मालूम भी नहीं होता है कि इस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए चैप्टर नंबर 13 और 14। जो 13 है वो पोएम है उसमें से और 14 चैप्टर में से देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो आपको ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट, साधु के हाथ में ब्लैंक होनी चाहिए तो गौमुखी, अर्थात कि जिसमें माला फेरने से किसी को शक न जाए कि वो क्या कर रहा है और किसी की नज़र भी न पड़े कि अंदर माला है या दूसरी कोई चीज़। तो हमेशा साधु संत होते हैं या तो फिर सच्चे भक्त होते, वो भी गौमुखी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं माला फेरने के लिए। तो यहाँ फर्स्ट में आंसर आएगा गौमुखी। सेकेंड, साधु बाहर से ब्लैंक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो नम्र होना चाहिए। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है, उसमें एक मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि साधु बाहर से कैसा लग रहा है? तो आंसर है नम्र लग रहा है। तीसरा है साधु के देह ब्लैंक की तरह चमकनी चाहिए। किस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति को साधु बताएंगे? जैसे आपने मूवी देखी थी पीके, उसमें अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस पहन के वो बताता था कि वो किस धर्म का था। तो वैसे ही कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे सामने आता है तो साधु के वेश में आता है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो साधु है। लेकिन साधु के कपड़े न पहनकर, वेश न धर कर वो किसी सिंपल पहरवेश में आता है तो वो एक सामान्य आदमी लगेगा। तो तीसरी ब्लैंक में आएगा साधु की देह ब्लैंक की तरह चमकनी चाहिए। तो दीप की तरह चमकनी चाहिए, देह उसका दीप की तरह यानी प्रकाशित होना चाहिए। फोर्थ, साधु को अपनी ब्लैंक खुलने का भय नहीं लगना चाहिए। क्या खुलने का भय नहीं लगना चाहिए? तो पोल। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, ढोंगीला है, इसलिए शायद उसकी पोल खुल न जाए, इसके लिए हमेशा उसके मन में ये भय रहता है। फिफ्थ, साधु का ब्लैंक देखकर विद्वान तर्क नहीं करेंगे। अर्थात कभी कभी कोई साधु के सामने कोई ज्ञानी व्यक्ति आ जाता है और कोई प्रश्न पूछ लेता है, शायद साधु अज्ञानी है इसलिए मालूम नहीं होता है, तो कोई विद्वान अगर उसके सामने कोई तर्क करेगा तो साधु क्या करेगा? उसका उपाय उसने क्या सोचा है? तो वो मौन व्रत धारण करेगा और कुछ आंसर या तो कुछ उत्तर नहीं देगा, इसलिए वो उत्तर देने से बच जाएगा और विद्वान के द्वारा किया हुआ प्रश्न का जो समाधान करना था, जो उसे हकीकत में आता ही नहीं था, तो वो ढोंग करेगा मौन व्रत का। तो आंसर है मौन व्रत। 6, साधु अपना पाप भरा घड़ा ब्लैंक आकर फोड़ेगा। तो कहाँ आकर फोड़ेगा? काशी में। उसने अपने चेले को बताया है कि अगर हमारा पाप का घड़ा बहुत ही भर जाता है तो हम काशी में जाकर फोड़ डालेंगे, लेकिन आज तो हम भरपेट पाप करेंगे। तो 6 में आंसर आएगा काशी। 7, कवि ने ब्लैंक गुण पर करारा व्यंग किया है। तो क्या करारा व्यंग किया है? तो मुख में राम बगल में छुरी, जो एक कहावत के रूप में जानी जाती है। अर्थात कि हम मुंह पर क्या बातें बोलते हैं और हमारे मन में क्या बातें चलती हैं, तो मुख में राम बगल में छुरी, यह आंसर नंबर 7 में आएगा। 8, साधु अपने उपदेश को बढ़ावा देने के लिए शहर से दूर किसी ब्लैंक में झोपड़ी बनाते हैं। तो कहाँ झोपड़ी बनाते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो बगीचे में झोपड़ी बनाते हैं। 9, साधुपदेश काव्य में ब्लैंक लोगों पर व्यंग किया है। तो क्या व्यंग किया गया है? तो अनपढ़ लोगों पर, क्योंकि अनपढ़ जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ज़्यादा सोच करने पर मजबूर हो जाते हैं, या तो कोई अच्छी सोच नहीं सोच सकते, किसी की बताई बातों को बारी बारी रटा करते हैं, तो वो अनपढ़ लोगों पर व्यंग किया गया है साधुपदेश काव्य के अंदर।
तर्क का भय ब्लैंक साधु को रहता है। तो क्या रहता है? तो दम्भी साधु को रहता है। तर्क का भय क्यों रहेगा? क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। अगर ज्ञानी उसके पास आएगा तो वो क्या उसका आंसर देगा। इसलिए हमेशा जो दम्भी साधु होता है उसके मन के अंदर तर्क का भय भरा रहता है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 में से फिलिंग द ब्लैंक्स इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, सेवा समिति का आरंभ ब्लैंक में हुआ। तो कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। सेकंड, राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम क्या था? ऐसा भी आंसर पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं पूछते हैं तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में इस प्रकार से ब्लैंक रखी जाएगी। तो आंसर है श्री सोमदेव। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इसकी पैटर्न बदली जा सकती है। तो आपको ख्याल रखना है कि किस प्रकार आपको आंसर देना है। सेकंड का आंसर है श्री सोमदेव। थर्ड है, बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना ब्लैंक की माता से की है। तो कौन सी माता है जो उसकी कंपैरिजन की है, तुलना की है? तो मेजिनी के साथ की है, जो थोड़ा नाम अटपटा है लेकिन पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा। फोर्थ, पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने ब्लैंक बांटी थी। तो क्या बांटी थी? मिठाई बांटी थी। फिफ्थ, बिस्मिल की माँ ने लिखना पढ़ना अपनी ब्लैंक से सीखा। तो किससे सीखा था? सखी सहेलियों से, क्योंकि वो अपने बच्चे बिस्मिल को पढ़ाना चाहती थी और बिस्मिल की माता का जो विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था, इसलिए वो पढ़ना लिखना सीखी ही नहीं थी। जब उसके बच्चे को सिखाना होता है तब उसे एहसास होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए वो खुद पढ़ना लिखना शुरू कर देती है और अपनी सखी सहेलियों की मदद के द्वारा वो पढ़ाई शुरू करती है। 6, बिस्मिल ब्लैंक वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे। किसका स्वीकार नहीं करते थे? तो धर्म विरुद्ध जो बातें थी उनको पसंद नहीं थी, इसलिए वो एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करते थे। 7, बिस्मिल माँ के चरणों को प्रणाम करके तथा ब्लैंक का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते हैं। तो क्या परमात्मा का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते हैं? तो चैप्टर के अंत में ये लास्ट सेंटेंस दिया गया है, उसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स इस प्रकार से पूछी जा सकती है। आपको कभी कभी चैप्टर पढ़ने का अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको स्टोरी समझ में आ गई, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में से इस प्रकार से पैराग्राफ में से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको चैप्टर भी रीड करना चाहिए। 8, बिस्मिल की माँ ब्लैंक पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। तो कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी भाषा, राष्ट्र नेशनल लैंग्वेज को पढ़ना उसने शुरू किया था और पुस्तकों का अध्ययन यानी कि पढ़ाई भी उन्होंने देवनागरी लिपि से ही की थी, क्योंकि सबसे पहली भाषा वो हिंदी भाषा ही सीखी थी। इस प्रकार आपको अगला जो टेस्ट है 30 मार्क्स का, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स को इस प्रकार से रेडी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।